टेलीविज़न के बौद्धिक तौर पर भ्रष्ट और दिवालिया संपादकों ने जितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो टेलीविज़न के चैनल एंटी सोशल मीडिया है। वो समाज, देश, न्याय, समता, बंधुत्व, संविधान, लोकतंत्र के खिलाफ। कि अब सोशल मीडिया में भी कॉरपोरेट्स ने अपना दबदबा बनाया। जिस मीडिया घराने ने सुधीर चौधरी जैसे मानसिक तौर पर दिवालिया आदमी को अपना संपादक रखा हो, और न केवल संपादक रखा हो, उस पर डंके की चोट पर मोहब्बत लुटाई हो। तय होना है कि समाज को अपना मीडिया चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर समाज को अपना मीडिया चाहिए तो समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लोग जनता तक खबरें पहुंचा रहे थे, वो कौन लोग थे? वो ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं थे। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आईएमसी का मेरी पत्रकारिता में कोई योगदान नहीं। वहां जो पढ़ाई हुई उससे मुझे 5 पैसे का भी फायदा नहीं। नमस्कार, जन मीडिया का खास कार्यक्रम हम सब की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे पत्रकार और पत्रकारिता पर, खासकर सोशल मीडिया पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि खबरों के लिए लोग अब निर्भर हो चुके हैं सोशल मीडिया पर और डिजिटल चैनल्स पर। डिजिटल चैनल्स की ऐसे में किस तरह से चुनौतियाँ बढ़ गई हैं खबरों की विश्वसनीयता को लेकर, उसकी सार्थकता को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, आर्टिकल 19 के संस्थापक नवीन कुमार जी। नमस्कार। नमस्ते। पत्रकार और पत्रकारिता के आजकल मायने ही बदल चुके हैं। तो पहले जिस तरह की बातें होती थी, अब बहुत लोग गर्व महसूस करते थे ये कहने में कि मैं पत्रकार हूँ। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ तो कहते हैं कि आप किस पार्टी से हैं। तो ये बहुत मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, खासकर जो पत्रकार हैं और जो चाहते हैं कि हम सही खबरों को लोगों तक पहुंचाएं और उनकी बातें करें। ऐसे में उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हो गई हैं। प्रीति, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। और दरअसल पत्रकारिता के सामने ना हमेशा ही चुनौती रही है अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की और करते रहने की। पत्रकारिता दरअसल अपने आप में इतनी वाइब्रेंट चीज़ है ना कि अब आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता थी उसमें अंग्रेज़ परस्ती और आज़ादी परस्ती की एक धारा चली। उसके बाद जो धारा चली पत्रकारिता की, उसमें फिर कांग्रेस और नॉन कांग्रेस धारा की पत्रकारिता चली। उस समय के जितने अखबार खड़े हो रहे थे बड़े, उसको कांग्रेस का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन हासिल था। तो ये समस्या कब खड़ी हुई? ये सब वैसे ही चलता रहता। समस्या तब खड़ी हुई जब डिजिटल मीडिया के आने के बाद हमने पहली दफ़ा दुनिया के इतिहास में मास मीडिया देखा। हम लोग इसको मास मीडिया कहते तो थे, लेकिन ये मास मीडिया था नहीं, क्योंकि इस मीडिया में मास का कोई रोल ही नहीं था। ये अखबार दिन भर में एक बार छपता था और जो संपादक का मन आया उसने छाप दिया। आपको बहुत रिएक्ट करना है तो आप संपादक के नाम एक चिट्ठी लिख दीजिए, वो भी संपादक ही तय करेगा कि उसको जगह मिलेगी कि नहीं। टेलीविज़न चैनलों में तो इससे भी बुरी हालत, वहाँ तो संपादक के नाम चिट्ठी की भी कोई जगह नहीं है। तो जो भी सो कॉल्ड स्वनाम धन्य एंकर्स पढ़ देंगे, प्रोड्यूसर्स बना देंगे, वो चल जाएगा, आप उसमें रिएक्ट नहीं कर। पहली बार जो मोबाइल फ़ोन आया उसमें जनता की भागीदारी दिखाई दी, तो जनता के बीच से पत्रकार आए। पहली दफा मुद्दे इतने व्यापक तरीके से सामने आए। और जिस विश्वसनीयता की बात कर रही हैं, किसान आंदोलन जो हुआ वो पहला लिटमस टेस्ट था सोशल मीडिया का और टेलीविज़न चैनल्स का। क्योंकि टेलीविज़न, किसान आंदोलन में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि यहाँ आज तक और इंडिया टीवी और जी न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी और ऐसे चैनलों के पत्रकारों का आना वर्जित है। आप आइए, घूमिए फिरिए, खाना खाइए, लेकिन आपके साथ हम कोई कवरेज नहीं चाहते। तो सरकार को ये लगता था, और क्यों? क्योंकि वो सरकार के भोंपू बने हुए थे। सरकार को लगता था कि अगर टेलीविज़न बाइकआउट कर देगा किसान आंदोलन का तो लोगों तक बात ही नहीं पहुँचेगी। लेकिन हुआ ये कि उससे ज़्यादा तेज़ी से
बात बातें पहुंची पहुंची। लोगों तक, जी। और सरकार के लिए वो बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो गई। तो उसमें जनता की भागीदारी थी। जो लोग जनता तक खबरें पहुंचा रहे थे वो कौन लोग थे? वो ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं थे, वो बड़े बड़े घरानों से काम करने वाले लोग नहीं थे, वो किसानों के बीच से आए हुए लोग थे, जनता के बीच से आए हुए लोग थे, छोटी मोटी जगहों में काम करके आए हुए लोग थे, और किसी तरीके से जर्नलिज्म की आंच को उन्होंने बचाए रखा था। तो विश्वसनीय तो वही होगा ना जो जनता के बीच से जाकर जनता की चीजें लाएगा। टेलीविजन वो काम छोड़ चुका है, अखबार वो काम छोड़ चुके हैं। कुंभ में इतनी बड़ी घटना घटी, किसी भी मीडिया हाउस ने क्या उसको किसी कैंपेन की तरह चलाया कि नहीं जितने लोग मारे गए हम उनकी तलाश करेंगे? अगर एक खास पार्टी की सरकार नहीं होती उत्तर प्रदेश में तो भी क्या मीडिया का रवैया, सो कॉल्ड मीडिया का रवैया ऐसे ही होता? नहीं होता। तो इसलिए मास मीडिया जो आया है जनता के हाथ में, और मास के हाथ में जो मीडिया आया है, उससे लोग एक्सपोज हुए हैं। जो पुराने ढर्रे पर चलते हुए जो लेगेसी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उस लेगेसी मीडिया के सामने एक चुनौती खड़ी हुई है, और वो उनके अस्तित्व की भी चुनौती है और उनकी विश्वसनीयता की भी चुनौती है। तो ये चुनौती आने वाले दिनों में और बड़ी होगी। और लेकिन आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर डिजिटल चैनल्स ओपिनियन मेकर बनकर रह जा रहे हैं। पारंपरिक मीडिया में जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को लोगों के सामने रखना, उसको दिखाना और फिर उसकी बात सरकार तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन डिजिटल चैनल्स पर लोग जितनी उम्मीदें करते जा रहे हैं, ऐसे में तो उनको और भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतरना चाहिए। अभी डिजिटल मीडिया जो है ना वो बड़े शैशव अवस्था में है। मैंने कहा ना कि मास मीडिया, मास के हाथ में मीडिया आया। गौर कीजिए कि जो मास अपनी बात कह रहा है, उस मास का तबका क्या है? वो दलित हैं, वो पिछड़े हैं, वो आदिवासी हैं, वो किसान हैं, वो महिलाएं हैं, वो मजदूर हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन से आने वाले लोग हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते उस खर्चे को जिसको टेलीविज़न या अखबार अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने कहा शैशव अवस्था में है, और ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी इस सोशल मीडिया का इंस्टीट्यूशनल स्तर नहीं बना है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं सो कॉल्ड, जिनको करोड़ों में व्यूज़ और फॉलोइंग है, वो भी इंडिविजुअल स्तर पर ही काम कर रहे हैं। तो मैं बार बार करूँ, जैसे आर्टिकल 19 इंडिया, हम इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करते। हमने जिस दिन आर्टिकल 19 इंडिया बनाया था उस दिन भी हमने तय किया था कि हम चाहते तो उसका नाम नवीन कुमार रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखा। तो आपने क्यों आर्टिकल 19? इसलिए कि उसके पीछे आइडिया बड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम की वजह से किसी चीज़ की ब्रांडिंग हो या लोग विश्वसनीयता मेरे इंडिविजुअल के साथ जोड़े। मैं चाहता था कि एक सांस्थानिक विश्वसनीयता हो। अब मानिए कि कोई अगर आर्टिकल 19 के लिए काम कर रहा है, आज हमारे पास लगभग 9-10 लोगों की टीम है दिल्ली में, तो वो कहते तो है ना कि आर्टिकल 19 इंडिया के लिए हम काम करते हैं, हम वहाँ एंकर हैं, हम वहाँ प्रोड्यूसर हैं, हम वहाँ कैमरा पर्सन है। अगर मैं नवीन कुमार हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, तो वो क्या कहेंगे जाकर, कहाँ काम करते हैं? ये उनके लिए एक एम्बैरेसिंग स्थिति नहीं होगी। लोग उसको कैटेगरी में बांट रहे हैं, जैसे आप जय भीम कहते हैं। नहीं, मैं जय भीम ही नहीं कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ। मैं जोहार भी कहता हूँ, मैं आदाब भी कहता हूँ, सत श्री अकाल भी कहता हूँ। हाँ, लेकिन आपके जय भीम को सुनकर ये कहा जाता है कि आप अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कई चैनल्स हैं बहुत सारे, मैंने जब शुरू किया और खासकर जय भीम को लेकर लोगों ने कहा कि आप जय भीम क्यों बोलते हैं। हमने बोला मुझे तो लगता है आपको भी बोलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है कि हम उसके साथ अपने आप को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जय भीम क्या है? हम समता, न्याय, बंधुत्व पर यकीन करने वाले लोग हैं, संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर हमारा विश्वास है। जय भीम ही नहीं, कम से कम 5000 लोगों को हमने अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से, मैसेंजर से लोगों को बताया कि जोहार क्या है। लोग जानते ही नहीं थे कि जोहार क्या है। तो हमने बताया कि ये आदिवासियों का अभिवादन है और इसका मतलब ये होता है, जैसे हम लोग नमस्कार कहते हैं वैसे हुल जोहार कहते हैं।
तो हमारा काम एजुकेट करना भी है लोगों को। हम इस ट्रैप में नहीं फंस सकते कि हम थोड़े अनपॉपुलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई आर्टिकल 19 बनाने की? आप तो इंडिया टुडे ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, आज तक में नहीं, थे। मैं आज तक में था और आज तक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया नौकरी से? वो एक लंबी कहानी है, और कहानी, लेकिन नटशल में कहानी ये है कि आज तक के संपादक मालिकान बुरी तरीके से सत्ता के दबाव में थे। वो आज भी नहीं कह सकते कि मैं जो काम करने के लिए मुझे रखा गया था उसमें मुझसे बेहतर उनके पास कोई है। वो आज भी नहीं कह सकते, अगर वो ईमानदारी से कहेंगे तो निकालने की वजह तो क्या निकालने की वजह ये थी कि मैं जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहा था। जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ था उसमें मैं चाहता था कि वंचितों की आवाज़ के तौर पर मीडिया में भी एक कोना बचा रहे। आप दिन भर दंगे फसाद की बातें करते हैं, दिन भर वो चलाते थे अलग अलग लोगों को। उस समय बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो एक नाम नहीं है, और एक से एक मूर्धन्य नाम उस समय थे। कुछ जीवित हैं, कुछ दिवंगत हैं, और वो सब सुबह से लेकर शाम तक दंगाई सोच चलाते थे। वो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उस समय शाहीन बाग को लेकर वो दंगा फसाद कराते थे, और बाकायदा मालिकों और संपादकों की मंजूरी के साथ कराते थे। मैंने इसके आगे हथियार डालने से मना किया। मैंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेरी कुछ कहानियाँ उनको चुभीं, और कोविड के समय में, जिस समय, क्योंकि ये लोग तो मोदी जी के भक्त हैं, तो मोदी जी ने तो अपील की थी कि कोविड के समय में किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाना है। तो लेकिन आज तक वाले उन्हें लगा कि नहीं, यही समय है, सही समय है। मोदी जी ये भी कहते हैं, तो उनको लगा कि बस मुक्त होने का। लेकिन मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका। शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि अगर आज तक ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला होता तो मैं शायद ये रास्ता नहीं चुनता। मैं किसी तरीके से उसी सिस्टम में पिसता रहता, घुटता रहता। और आज आर्टिकल 19 इंडिया एक ऐसी जगह है जिसको लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो आपने खुद छोड़ा या फिर आपको निकाल दिया? मुझे निकाला गया। मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो... नहीं, कोई खास वजह बताइए। सिर्फ वो शाहीन बाग, पलायन का, वो कोविड का समय था, पलायन चल रहा था। एक बच्ची थी जमालो मटकामी, छत्तीसगढ़ की थी, उसकी मौत हो गई थी क्योंकि वो बीजापुर से चली थी पैदल और रास्ते में उसकी मौत हो गई। और उसी समय मध्य प्रदेश की सरकार ने 400 बसें रवाना की थी कोटा से अफसरों और नेताओं के बच्चों को लाने के लिए। वो दोनों को मिलाकर हमने कहानी बनाई। तात्कालिक कारण ये था कि वो कहानी सरकार को बहुत चुभी, इतनी चुभी कि उन्होंने, मतलब ये बात है मेरे ख़्याल से अप्रैल महीने की, और फरवरी के महीने में मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला था। तो जिसको वो खुद ही बेस्ट कहते थे, और केवल चैनल का ही नहीं, इंडस्ट्री का बेस्ट कहते थे, उसको उन्होंने 2 महीने बाद निकाल दिया ये कहते हुए कि आपके साथ एडिटोरियल समस्याएं हैं। और मैंने उनको जो इस्तीफ़ा भेजा और मैंने जो उनको नोटिस का जवाब भेजा, आज तक उन्होंने ये भी, इतनी भी नैतिकता नहीं थी कि उन्होंने वो कह दें कि ठीक है, आपका ईमेल मुझे मिला है और हम आपका पक्ष सुनेंगे। तो ये सब चीज़ें एक घोर अनैतिक तरीके से मुझे निकाला गया था, और बिना किसी डिस्कशन के, बिना अपना पक्ष रखे हुए, क्योंकि उनका कोई पक्ष था ही नहीं सिवाय इसके कि वो सत्ता के भारी दबाव में थे और सत्ता को मैं चुभ रहा था। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा कि एक ऐसा आदमी जो औरंगाबाद जैसी छोटी सी जगह में, एक गांव में टाट पट्टी पे पढ़ के, किसी तरीके से आधा सूधा खाकर, बहुत मामूली तरीके के कपड़े पहन के कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, और उसकी आवाज़ आपको इतनी चुभने लगती है कि आप उससे मुक्ति पाने के बारे में, तो मेरे लिए तो ये तमगा है, ये तो इनाम है मेरे लिए। मैं तो इसको सजा कर रखूँगा और हमेशा बोलूँगा कि मुझे आज तक ने नौकरी से निकाला था और क्यों निकाला था। ये तो आज तक का इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है। तो आप मानते हैं कि पारंपरिक मीडिया का पतन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। कौन नहीं मानेगा? पारंपरिक मीडिया के लोग नहीं मानेंगे, आज तक के संपादक नहीं मानेंगे। जिस
जिस मीडिया घराने ने सुधीर चौधरी जैसे मानसिक तौर पर दिवालिया आदमी को अपना संपादक रखा हो, और न केवल संपादक रखा हो, उस पर डंके की चोट पर मोहब्बत लुटाई हो, तो वो लोग क्या मानते हैं सुधीर चौधरी को? एक दंगाई, एक फसादी, मानसिक तौर पर एक बीमार आदमी जो इस देश के दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। क्या लगता है जिसने अमन चोपड़ा को रखा है या जिसने अमीश देवगन को रखा है, ये क्या मानसिक तौर पर स्वस्थ लोग हैं? ये किसी भी तरीके से इस पेशे के लायक है? किसी भी तरीके से समाज को, देश को एक कदम भी आगे ले जाने की स्थिति में है? क्या मान लिया जाना चाहिए कि जिस तरीके का देश ये बनाना चाहते हैं, देश वैसा ही होना चाहिए? तो जिन लोगों ने भी इनको रखा है वो वजह भी सबको पता है, और आज नहीं तो कल पीढ़ियां इन पर लानतें भेजेंगी। ये काले अक्षरों में दर्ज होंगे। ये सौदागर हैं, ये पत्रकारिता के संस्थान नहीं है। आज नहीं तो कल ये होगा और हम लोग ये देखेंगे। ये अपने आप में रिसर्च का विषय है और होगा शोध इस पर, कोई रोक नहीं पाएगा जी। पत्रकार भी दो धड़े में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम में है वो राइट विंग के हो जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, डिजिटल चैनल चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और वो अगर सत्ता के खिलाफ बात रखते हैं तो उन्हें लेफ्ट कहा जाता है, उन्हें कांग्रेसी कहा जाता है, यानी उनको विपक्ष में खड़ा कर दिया जाता है। सीधा सवाल है। सवाल आप किससे पूछेंगे? सत्ता से ही तो पूछेंगे। तो जब सत्ता से सवाल पूछेंगे, चाहे किसी की भी सत्ता हो, भाई शिवराज पाटिल ने दिन भर में 3 कपड़े बदले थे जब बंबई अटैक हुआ। हम ही लोग थे न्यूज रूम में, और गृह मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। आज विश्वगुरु दिन भर में 13 कपड़े बदलते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। जब पुलवामा हुआ तो शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट के जंगलों में, कोई सवाल नहीं पूछता। तो हम तो तब भी सवाल पूछ रहे थे जब हुकूमतें दूसरी थीं। लेकिन जिनके लिए देश आज़ाद ही हुआ है 2014 के बाद, तो उनसे तो किसी संवाद में नहीं जाया जा सकता है ना प्रीति। मैं फिर से ओपिनियन मेकर पे मैं आती हूँ कि न्यूज़ रूम में बैठ के ओपिनियन देना, डेटा बताना, उस पर कैसे कोई भरोसा करेगा? उसकी लाइफ क्या होगी? हाँ, ये एक संकट है। ये एक संकट है कि ओपिनियन ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह यह है कि देखिए, एक कोऑपरेटिव फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया का, कि एक दूसरे के साथ लोग खड़े हों। एक इंडिविजुअल के लिए ये संभव नहीं है कि जो दिल्ली में बैठा है या लखनऊ में बैठा है या पटना में बैठा है, और आज कोई पूर्णिया में घटना घटी है, तो उसको अगले 1 घंटे में पता चल जाए ऑथेंटिसिटी या क्या हुआ है। टेलीविज़न चैनलों के पास ये संसाधन है, अखबारों के पास भी ये संसाधन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस संसाधन का कर क्या रहे हैं टेलीविज़न के चैनल? क्या वाकई वो कोई ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं? मैं टीवी देख रहा था कल, और मैंने हर चैनल देखा, और हर चैनल पे ये चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने क्या दिव्य इंतज़ाम किया है महाकुंभ में। ऐसे कर कैसे लेते हैं योगी जी? सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्था संभालते रहे। दुनिया भौचक्की है। किसी ने नहीं पूछा कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग अभी भी लापता गुमशुदा हैं, कितने लोग अभी भी घायल हैं। उसी कुंभ के मेले में आधार कार्ड लेकर ढूंढ रहे हैं लोगों को। तो हैं तो रिपोर्टर लगे हुए सैकड़ों, तो वो कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही। दरअसल अभी जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया फॉर्मेट बना, और मैं सोशल मीडिया कहता हूँ जो हमारी तरह के लोग हैं, और जो टेलीविज़न के चैनल्स हैं, और जो अखबारों का ढर्रा है, उसको मैं 2 तरह के मीडिया को मैं बाइफरकेट करता हूँ। एक को मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, और दूसरे को कहता हूँ एंटी सोशल मीडिया। तो टेलीविज़न के चैनल एंटी सोशल मीडिया है। वो समाज, देश, न्याय, समता, बंधुत्व, संविधान, लोकतंत्र के खिलाफ है। हम सोशल मीडिया हैं, हम समाज, लोकतंत्र, समता, न्याय, बंधुत्व की बात करते हैं।
लेकिन सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए इस तरह की खबरें चलाते हैं जिसकी विश्वसनीयता का कोई प्रमाण नहीं बिल्कुल होता। है, ये सनसनीखेज भी फैलाते हैं और वो भी तो नफरत ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरे सामने जो चिंता है वो दूसरी चिंता है। मेरे सामने जो चिंता है कि जो सोशल मीडिया आया और माना गया था कि उसमें इंडिविजुअल्स कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो ये मीडियम फ्लोरिश करेगा, आगे बढ़ेगा। हुआ क्या कि अब सोशल मीडिया में भी कॉरपोरेट्स ने अपना दबदबा बनाया। आज तक का डिफरेंट ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सोशल मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का देख लीजिए, सबके सोशल मीडिया, सबसे बड़े सोशल मीडिया फॉर्मेट्स में सामने आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया भी उन्हीं के चंगुल में है। अब हमारी तरह के लोग जो महीने में 5 करोड़ व्यूज मुश्किल से ला पाते हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब कहां तो 100 करोड़ 150 करोड़ व्यूज वाले कॉरपोरेट सोशल मीडिया संस्थान हैं और कहां हमारी तरह के 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ व्यूज वाले हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि पारंपरिक मीडिया का पतन हो चुका है क्योंकि सत्ता का कब्जा है पारंपरिक मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन जब सोशल मीडिया पर भी सत्ता का कब्जा, कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा है, तो फिर कैसे उसकी लाइफ रह पाएगी? ये लड़ाई है, सरकार करना चाहती है डिजिटल एक्ट सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया, दरअसल सोशल मीडिया कौन लोग चला रहे हैं? घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग, हमारी तरह के लोग। हमारा क्या छीन लोगे? हमको क्या है हमारे पास कि छीन लोगे? इसलिए जो सरकार है और जो कॉरपोरेट है, सरकार पूंजी कॉरपोरेट का गठजोड़ जो है ना, वो जिम्मेदार है इन सारी चीजों के लिए। लेकिन पूंजी भी तो चाहिए ना, आप फिर कैसे बिल्कुल चाहिए, काम करेंगे? बिल्कुल चाहिए। आपके साथ स्टाफ काम करते हैं, आपके सहयोगी बिल्कुल काम चाहिए, करते हैं, लेकिन घर भी चलाना होता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। और ऐसा नहीं है, इस सोशल मीडिया के जरिए एक बेसिक स्ट्रक्चर ही खड़ा हो सकता है, बहुत लेविश स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अगेन इस इंडिविजुअल मीडियम को मजबूती देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोगों को, इंडिविजुअल्स को, समूहों को, समाजों को साथ देना पड़ेगा, उनके साथ आना पड़ेगा। हमारे लिए 1 लाख रुपए का कैमरा खरीदना एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर 200 लोग मदद कर दें तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो समाज को भी अब ये तय होना है कि समाज को अपना मीडिया चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर समाज को अपना मीडिया चाहिए तो समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये कैसे होगा, कौन लोग करेंगे, ये क्या मॉडल बनेगा, ये धीरे धीरे आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया, जैसे अब मान लीजिए कि दलित इश्यूज हैं, पिछले 4-5 साल में दलित एट्रोसिटीज की जितनी खबरें आई हैं सब सोशल मीडिया पर आई, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। थाने में पिटाई की खबरें, हाथरस में जो हुआ एक बच्ची के साथ जो सामूहिक हुआ, उस पर सरकार पर दबाव ही, ऐसे ये अलग बात है कि उसके आरोपी सब मौज कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर दबाव ही इसलिए बना क्योंकि सोशल मीडिया वहां तक पहुंच गया। किसान आंदोलन पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट था, CNRC के खिलाफ आंदोलन पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट था, बंगाल में RG कर की घटना पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट थी, मणिपुर सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं। मणिपुर के बारे में तो किसी ने नहीं बताया टेलीविजन चैनल ने, उनके लिए तो मणिपुर देश के नक्शे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन चूड़ाचांदपुर की घटना लोगों के सामने आई। तो ये सोशल मीडिया पर भी तो काफी नकील कसे जा रहे हैं। काफी सरकार चाहती है, पिछली दफा वापस लेना पड़ा सरकार को, उस पर आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस ताकत के साथ दिल्ली चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें वो बहुत दूर है। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि मैंने कहा ना कि जब जब पत्रकारिता पर खतरे बड़े होंगे वो और निखरेगी। ये देश प्रीति 130 करोड़ लोगों का देश है, 130 करोड़ लोगों की जुबान नहीं बंद कराई जा सकती है। मैंने आपको ये कहते भी सुना है, आपने कहा था कि दुनिया को औरतों के हवाले कर देना, बिल्कुल किया जाना चाहिए।
मेरी बड़ी साफ मान्यता है। क्यों ऐसा मानते हैं आप? दुनिया में जितनी भी खराब चीज़ें हैं, युद्ध, अशांति, गंदगी, बदतमीजी, भ्रष्टाचार, छेड़खानी, लूट, बलात्कार, इन सब के जिम्मेदार केवल और केवल दुनिया के मर्द हैं। इसमें दुनिया की औरतों की कोई हिस्सेदारी नहीं। और जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, साफ हवा, पीने का पानी, हरियाली, प्रेम, जीने की वजह, भाईचारा, इन सब को केवल और केवल दुनिया की औरतों ने बचा रखा है। और जब अब हो चुका कि मर्दों ने बहुत चलाया है इस दुनिया को, जब तक पूरे साफ तरीके से इस दुनिया को औरतों के हवाले नहीं किया जाएगा, उनको औरतों को हवाले करने का मतलब उनको उस स्थिति में नहीं लाया जाएगा जहां से वो दुनिया का नेतृत्व करती हुई दिखें प्रभावी तरीके से ज़्यादा औरतें विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हाट बाज़ारों में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें लाइब्रेरीज़ में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें संसद और विधानसभाओं में होनी चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है उस दिन दुनिया अलग तरीके की नज़र आएगी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घर की औरतों को बाहर निकलने दीजिए, अपने घर की लड़कियों पर भरोसा कीजिए और उनको बाहर निकलने का मौका दीजिए। बाहर का मतलब शहर से बाहर, उनको बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए, खेलने के लिए, और अविश्वास कम करिए। यकीन मानिए, लड़कियां पुरुषों के मुकाबले आपको ज़्यादा विश्वास मिलेंगी, आपको वाकई लगेगा कि इसका आपको फ़ायदा हुआ है। तो और ये कोई एहसान नहीं है, ये अधिकार है महिलाओं का, और ये उनको मिलेगा ही मिलेगा। उस दिन आपको ज़्यादा चोट लगेगी जिस दिन औरतें इसको छीनना शुरू कर देंगी। जैसे अभी दलित, पिछड़े, आदिवासी छीनना शुरू कर रहे हैं, तो बड़ी हलचल मची है जिस दिन इसमें लड़ाई विचारों की है। विचार बिल्कुल वैचारिक लड़ाई है। मर्द होकर आप औरतों के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी विचार है। हाँ, तो इसलिए औरतें भी होती हैं जो मर्दवादी सोच की होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सत्तात्मक सोच ये कमला वसीम कहती हैं हाँ? कि ऐसी औरतें भी होती हैं जो औरतों के साथ बुरा करती हैं और ऐसे मर्द भी होते हैं जो औरतों लेकिन के उसके लिए रूट अच्छा कॉज में सोचते जाना हैं। पड़ेगा। जैसे तो सोचने की बात यहाँ पे होनी चाहिए, बात बराबरी की होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे पत्रकार को लेकर पूछना चाहती हूँ कि पत्रकारिता में जो पढ़ लिख कर आते हैं, पत्रकारिता की जिन्होंने पढ़ाई की है, वही दक्ष पत्रकार बन सकते हैं या फिर जिन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है? मैं आपको बताऊं कि एक तो मेरा बड़ा गहरा मानना है कि पत्रकारिता की पढ़ाई बंद होनी चाहिए, और 12वीं के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई तो आपराधिक घोषित की जानी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, पत्रकारिता केवल, आप पत्रकारिता के संस्थानों में क्या सिखाते हैं? कैमरा, लाइट, क्रोमा बनाना, की करना, हाँ, और 4-4 लाइन के वॉइस ओवर लिखना और 200 वर्ड की खबर लिखना, यही सिखाते हैं ना। वो नहीं बताते ना आपको कि दुनिया कैसे बनी है। वो इतिहास बोध आपको नहीं देते हैं, वो आपको सामाजिक ज्ञान नहीं देते हैं, वो आपको जातियों के बारे में, धर्मों के बारे में, संविधान के बारे में नहीं बताते हैं। कोई पत्रकारिता का पाठ्यक्रम नहीं बताता है। टेक्नीशियन बनाया जा रहा है पत्रकार। एक तो मेरा बड़ा, और पत्रकारिता की पढ़ाई को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, जैसे डॉक्टरों की है ना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे जर्नलिस्टों की काउंसिल होनी चाहिए और उसकी परीक्षा होनी चाहिए और उसमें हर तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। यकीन मानिए, जिस दिन ये वाली परीक्षा शुरू हो गई ना, 90% लोग न्यूज़ रूम से बाहर हो जाएंगे। ये जो एक ढर्रा चल पड़ा है ना कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो आप पत्रकार हो जाएंगे, इसको बदलने की ज़रूरत है। जब तक कि कॉलेज सिस्टम में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं जाते और क्लोजली उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते ना, पत्रकारिता के सरोकार आपको नहीं आ सकते। ऐसे फिल्म सिटी में आप चले जाइए, सारे चैनलों के मीडिया संस्थान हैं
और 500 जर्नलिस्ट एक एक संस्थान से हर साल निकल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वो 500 जर्नलिस्ट जिनको आपने डिग्री देके पत्रकार बना दिया है, वो जाएंगे कहाँ, वो करेंगे क्या, और इन दोनों सवाल से पहले वो कर भी सकते हैं क्या। इसलिए मेरा बड़ा गहरा विश्वास है कि पत्रकारिता की डिग्री से कुछ नहीं होता, और मुझे कोई ऐसा पत्रकार नहीं दिखता जो कह दे कि चूंकि मेरे पास एक पत्रकारिता की बड़ी डिग्री है, मैं जैसे IIMC से पढ़ा हुआ हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के सबसे अच्छे संस्थानों में से है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि IIMC का मेरी पत्रकारिता में कोई योगदान नहीं। वहाँ जो पढ़ाई हुई उससे मुझे 5 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। मुझे एक डिग्री मिली, मुझे आप कह सकते हैं कि एक ब्रांड वैल्यू मिला, उसका जो फायदा हुआ उसे हुआ हो। मुझे इंटरव्यू में बुला लिया गया, रिटन टेस्ट के लिए बुला लिया गया, वो सब हो सकता है, लेकिन उस डिग्री की वजह से मैं बेहतर पत्रकार बन पाया, ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने पत्रकारिता की डिग्री नहीं ली है और खूब पत्रकारिता करना चाहते हैं? खूब पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए, समाज को समझने की कोशिश करिए। पत्रकारिता एक बड़ी वाइब्रेंट चीज़ है, वो 3 VO और 2 बाइट और 1 P2C से ऊपर की चीज़ है। टेलीविज़न ने पत्रकारिता का जितना नुकसान किया है, और टेलीविज़न के बौद्धिक तौर पर भ्रष्ट और दिवालिया संपादकों ने जितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। एक से एक मीडियोकर लोगों को जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनको आपने उठाकर टेलीविज़न का पत्रकार बना दिया, और अब वो बड़े बड़े चेहरे हो गए। तो इस बोझ को जितनी जल्दी पत्रकारिता की दुनिया उतार देगी, नए लोग आएंगे और उनको मौका देना यानी एक पड़ेगा। जर्नलिस्ट को एक्टिविस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिज्म अपने आप में एक्टिविज्म है, दोनों अलग अलग चीज़ में मानता ही नहीं हूँ। हम जर्नलिज्म पे क्यों आए? एकदम बड़ा सीधा सा सवाल। हम जर्नलिज्म में इसलिए आए कि लगता था कि कुछ बदलना है। बड़ा बेसिक सा थॉट है, दुनिया जैसे चल रही है वैसे नहीं चलनी चाहिए, उसमें कुछ तरमीम होना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ बेहतरी होनी चाहिए, कुछ लोगों को हक मिले, कुछ लोग जिनकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं उनको हम आवाज़ दे सकें। यही था ना, तो ये तो एक्टिविज्म है। तो हम तो और नहीं तो बाकी जो हो रहा है वो PR है, पब्लिक रिलेशन है। तो पब्लिक रिलेशन की तो उसी IIMC में अलग से पढ़ाई होती है। हमने पब्लिक रिलेशन नहीं चुना, हमने जर्नलिज्म चुना। तो जब हमने जर्नलिज्म चुना है तो हम उसके साथ न्याय करेंगे, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। नवीन कुमार जी, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में हम मिलेंगे प्रोफेसर राजीव भार्गव से, जिसमें हम बातचीत करेंगे हम संविधान को कितना समझते हैं और उसे कितना फॉलो करते हैं। फिलहाल आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।